जिस सभागार में, जिस महफिल में श्रोताओं में 70-80% कवि और साहित्यकार हों, इससे समृद्ध सभा क्या हो सकती है। और ये मैं समझता हूं कि डॉक्टर अमरीश सिन्हा जी का ऑरा है और उनकी सहृदयता है। इतने वर्षों में उनके कमाए हुए लोग हैं जो आप सभी लोग आज यहाँ पर इस भव्य कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। डॉक्टर अमरीश सिन्हा इस प्रोग्राम में हम करीब पिछले 2 घंटे से मौजूद हैं और इनकी जो यात्रा या कहें कि जीवन यात्रा और इनकी कवि बनने की यात्रा, इनके जो पंच तत्व के जो 5 मित्रों में से एक मित्र जो कहानी सुनाए, सच में वो सुनकर आंखों में आंसू आ गई, क्योंकि इनकी लेखनी और इनकी बोलने की जो शैली और इनको शब्दों का जो चयन है, सच कहें एक छोटे से परिवार बिहार के, मैं कहूं सर आपके गांव का नाम गढ़हरा, बिहार के गढ़हरा गांव से लेकर आज मुंबई की मेट्रोपॉलिटन सिटी में आकर उन्होंने जो शब्दों से लोगों के मन में, दिल में जो जगह बनाई है, आज सच में देखने और सुनने की योग्य है। सर, सबसे पहले आप बताइए इस यात्रा में आपकी जो शुरुआत हुई, ये आपके मन में ख्याल कैसे आया कि अपने सोच को, अपने विचार को किताबों में पिरोया जाए? मेरे मन में ये ख्याल कभी नहीं आया था। मैं लिखता रहता था, मन की बातों को कविताओं में ढालता रहता था। तो मुझे एडवोकेट दीनानाथ तिवारी सर, डॉक्टर दामोदर खड़से जी, बलराम जी जो यहाँ है, और आदरणीय श्री संतोष कुमार झा जी, इन लोगों ने हमेशा मुझे कहा कि आप जो चिटपुट लिख रहे हैं तो इसको एक जगह इकट्ठा करिए, क्योंकि इसमें कुछ दर्द है, कुछ संदेश है और कुछ घर परिवार समाज इन सब की बातें हैं, तो आप इनको एक जगह इकट्ठा करिए। तो हमने किया और ये बड़ा अच्छा सुखद सहयोग है कि बहुत जल्दी किताब प्रकाशित। न्यू इंडिया एश्योरेंस, न्यू इंडिया इंश्योरेंस से लेकर और आज गढ़हरा बिहार के विश्वविद्यालय से लेकर आपकी पीएचडी हुआ यूनिवर्सिटी से हुई, इसके बारे में क्या कहेंगे? एक मेरे मित्र हुआ करते थे। मैं मुंबई आने के बाद पढ़ता तो था, लेकिन शैक्षणिक यात्रा और आगे करूं इसका ख्याल मेरे मन में नहीं आया था। लेकिन एक मेरे मित्र होते थे और बड़े अच्छे और बड़े सीनियर लेखक थे, उनका नाम था रोहिताश, शायद आपने सुना हो। वो गोवा यूनिवर्सिटी में डीन हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि आप मेरे मित्र हैं, मुझसे लोग मुझे गाइड बनाते हैं और पीएचडी करते हैं, आप क्यों नहीं करते? तो उन्होंने कहा और मैंने उनके आदेश को माना और पीएचडी कर। देख सकते हैं जो संगत से ही सब कुछ होता है और साधु संगत से आपने आज डॉक्टर की उपाधि पाली है। सर, आपका ये जो जीवन बीमा क्षेत्र से लेकर आज एक बड़ी कंपनी के निदेशक भी हैं, वो यात्रा कैसी रही, उसके बारे में क्या कहेंगे? मैंने हमेशा खुद को ये महसूस किया है कि मुझे शायद मैं उतना योग्य नहीं हूं, पर मुझे मिलता रहा है। ये मैं कैसे इसको आपको कह पाऊं, मैं नहीं समझा पा रहा हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं इतना योग्य नहीं, पर मुझे मित्र और मुझे ईश्वर की कृपा, मुझे सानिध्य आप जैसे और मेरे तमाम मित्र, मैं अभी जैसे हमारे वरिष्ठ सहयोगियों ने कहा, लेखकों ने कहा कि मैं जुड़ता हूं अगर, तो ऊपर वाले का प्रतिसाद होता है कि तुम उसी से जुड़ो जिससे आपका संबंध निरंतर चले। आप देख सकते हैं कि अमरीश सिन्हा जी भाव विभोर हो गए, उनकी आंखों में वो नम्रता नम भी दिख रही है। सर, अच्छा ये बताइए, आप आज की जो पीढ़ी के जो नए कवि हैं, उनके बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत अच्छा लिख रहे हैं, मैं तो हमेशा ये कहूंगा, कवि अच्छा लिख रहे हैं। जितनी भागदौड़ बढ़ेगी, जितना संघर्ष बढ़ेगा, लोग उतना एकांत पसंद करेंगे, और जैसे ही एक आदमी एकांत पसंद करेगा वैसे ही कविता जन्म। सर, आपने जो
आज तक जो अपनी कविताएं लिखी, आपकी सबसे मनपसंद कविता हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को जरा सुनाएं। दो पंक्तियां की तो कोई कविता नहीं है मेरी। एक जो निकला, इसका शीर्षक है स्त्री प्रकृति। आपने भी देखा होगा, स्त्री कभी फरमाइश नहीं करती, उसी पर है। स्त्री फरमाइश करती है क्या? स्त्री फरमाइश नहीं करती है, कभी नहीं की, कभी कुछ मांगा नहीं, किसी से नहीं। 9 महीने जिसने आत्मा के आंचल तले आत्मा को रखकर जीवन को रचा हो, काया दी हो आत्मा को, आकृति दी हो आत्मा को, कृति कृति आकृति रचती है प्रकृति, फिर क्या वो किसी से मांग सकती है? आप देख सकते हैं एक अनुभव और भावना, एक स्त्री के पूरे मर्म को इतने शब्दों में प्रयोग कर जिन्होंने बताया, सच में एक सहज और सरलता दिख रही है। ये तो हुई आपकी लेखनी के बारे में। सर, आपका व्यक्तित्व, ये जो आपने जो ये आपकी पर्सनालिटी है, अपने आप में कुछ अलग एक लोगों के समक्ष प्रतिमा प्रस्तुत करती है। सर, ये जो आपका फ्रेंच कट है, इसका क्या? फ्रेंच कट में जब पढ़ता था तब से ही है, पता नहीं कैसे, क्योंकि मैं स्मरण तो नहीं है, पर पूरी दाढ़ी मुझे है नहीं, तो किसी सैलून वाले ने कहा कि आप फ्रेंच ही रखो, बस वो रखा मैंने, और कभी बालों में रंग किया नहीं, इसलिए सब सफेद होते चले गए। नहीं, हमने देखा है खास करके जो कवि और जो लेखक होते हैं, हमेशा एकदम बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े मतलब के पहनावे होते हैं। उस रूप में मैं देख रहा हूँ कि आपकी पर्सनालिटी सच में निखर के आ रही है, और मुझे लग रहा है कि आपसे लोग प्रेरणा लेना चाहिए। अगर भावनाएं आपकी प्रबल हैं, आप अंदर से सोचते हैं, ऊर्जा है, तो वो चेहरे पर झलकती है, लोग अपने आप चले। तो आप देख सकते हैं डॉक्टर अमरीश सिन्हा सरल शब्दों में अपनी बातें और अपनी कविता के माध्यम से लोगों को बताई है, और हमें भी सुनना, समझना, पढ़ना और अपने चीजों के अपने जीवन में भी उसका आत्मसात करना चाहिए। इनकी कविताओं के माध्यम से लोगों को मिलती है। धरोहर मतलब हमारी विरासत, विरासत हमारे पूर्वजों की विरासत, और धरोहर हमारे संस्कारों की, सभ्यता की, अपनी हेरिटेज की। ये धरोहर संस्था पिछले 30 साल से जितने भी हमारे देश के गणमान्य हैं, जिन्होंने देश सेवा में कुछ योगदान दिया है, समाज को बदलने के लिए जो अपनी मेहनत से उनमें कुछ जागरूकता लाई है, उनको हमेशा प्रोत्साहित करने का, उनको एक सम्मान देने का काम ये धरोहर संस्था करते आई है। आइए हम आज धरोहर संस्था के प्रेसिडेंट, अध्यक्ष, ऐसे एडवोकेट डॉक्टर दीनानाथ तिवारी जी से हम बात करेंगे। सर, ये प्रोग्राम पिछले काफी सालों से आप करते आ रहे हैं, ये करने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है सर आपको? अब देखिए, प्रेरणा ऐसा है कि कह सकते हैं कि शायद ब्लड में कुछ बातें रहती हैं ना। मुझे ये लगता था कि मैं वाकोला में रहता हूँ, वो एरिया के बच्चे अंडर डेवलप्ड, और ऐसे बहुत सारे विषय थे जिसके लिए काम करना चाहिए, ऐसा लगता था। और इसलिए बेसिकली शुरुआत जो मेरी हुई वो इन बच्चों के लिए हुई। अब जैसे कि रोड रेस, डांस, सोलो डांस, ग्रुप डांस, सिंगिंग, सोलो सिंगिंग, ग्रुप सिंगिंग, और इस प्रकार से बाद में वो मामला कैरम तक गया, डिबेट तक गया। तो बच्चों के लिए रंगोली, ड्राइंग, तो ये बच्चों के लिए काम करते करते आपको आश्चर्य हुआ ये जानकर कि हमारे सांताक्रूज में एक स्कूल है, वो स्कूल के बच्चे कितने साल से ड्राइंग में जीतते हैं, अदरवाइज उनके पास कोई एक्सपोजर नहीं था। तो प्रेरणा ये कह सकते हैं कि जो भी सामाजिक कहीं पे फीलिंग थी कि कुछ ना कुछ करना चाहिए, और मेरे परिवार ने विशेष तौर से शुरुआत में मदद की, बाद में मेरा मित्र परिवार मेरे साथ में जुड़ा, तो उसी के कारण धीरे धीरे ये सब चल रहा है। राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से सर जी, हमने ये भी देखा, आपने भी एक पुस्तक लिखी थी
स्त्री पुरुष संबंध और हमारा कानून। और आज उसी प्रक्रिया में आज जो इतने बड़े कवि हैं, जो साहित्यकार हैं, उनके लिए संस्था ने इतना बड़ा प्रोग्राम किया है। खुद एक पुस्तक के लेखक होने के नाते आज का जो प्रोग्राम था उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि पुस्तकों का क्रम चलने वाला है और मेरी कम से कम 2 पुस्तकें पाइपलाइन में हैं और स्वाभाविक है कि कानून का विद्यार्थी होने के नाते उसका जो एक स्पर्श आना आवश्यक। आज का जो कार्यक्रम है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं बच्चों के लिए काम कर रहा था, थोड़ा कुछ हम महिलाओं के लिए कर पाए और उसके बाद में आज आपने यहाँ पे देखा एलिट क्लास से जमा है। अब ये इसके जो ऑथर हैं डॉक्टर अमरीश सिन्हा, इनसे मेरी मित्रता करीब 26 साल की है और हम लोग अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं, लेकिन साहित्य ने हमको कहीं पे नजदीक लाया। और मैं इतना भी कहना चाहता हूं कि हिंदी साहित्य वालों से कि एक छुआछूत चल रही है हिंदी साहित्य में। जो व्यक्ति नौकरी करके उपन्यास लिखता है वो कम पसंद किया जाता है और जो अपने आप को साहित्यिक ये भाषा वापरता है वो लोग ज्यादा पसंद करते हैं। मुझे लगता है इसकी दूरी खत्म होनी चाहिए। इसलिए मैंने आज इतना भव्य कार्यक्रम किया किताब के प्रकाशन का कि समाज को ये मैसेज जाए और समाज हर प्रकार के व्यक्ति की किताब को पढ़े। आपको आश्चर्य होगा कि जो मेरी पहली किताब थी वो हाथों हाथ बिक गई। उसके बाद में 2 बदल आया, जैसे वो ट्रिपल तलाक, बाकी कुछ परिवर्तन, तो वो जोड़ना बाकी है भी। तो मेरा पब्लिशर कहता है कि भाई आप एक नया बना के दो पहले उसको, तो वो इस पर भी काम कर रहा हूँ। तो ये श्रृंखला चालू रहेगी? हाँ, ये चलती रहेगी और जब तक जीवन है कुछ ना कुछ करना चाहिए। और ये समाज के ऋण है जो चुकाने की कोशिश कर रहे हैं। दीनानाथ तिवारी जी पेशे से एडवोकेट हैं, अधिवक्ता हैं, क्रिमिनल लॉयर हैं, अपनी बात बेबाकी से रखते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि साहित्यकार होना, उपन्यास लिखना और हिंदी को खासकर लेकर जो लोगों की अपनी अपनी सोच चले, सोच में बदलाव लाना चाहिए। सर, आज के जो लेखक हैं और पुराने लेखक में आप क्या अंतर पाते हैं? देखिए, अंतर जो है ना वो समय का अंतर है, लेखक का अंतर नहीं है। मैं लम्ही गया था प्रेमचंद जी की, वहां पे एक लाइब्रेरी बनी हुई है, उनका वो गांव है। अच्छा, प्रेमचंद? हाँ, मुंशी प्रेमचंद। अब मुंशी कहना गलत है क्योंकि मुंशी ये कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी थे। अच्छा, लेकिन जुड़ गया नाम वैसे। अच्छा। और इसके बाद में प्रेमचंद जी की उस समय की क्या आप किताबें देखिए तो आपको ये ख्याल में आएगा कि भाषा जो वहां, अब देखिए एक कहीं भी मैं कहानी एक पढ़ रहा था, पुरानी कहानी थी और उसमें ये कहा है कि वो नारियल के झुरमुट में चली गई। नारियल के झुरमुट? हाँ। अब इसमें मतलब ये ख्याल में आता है कि उस लेखक ने शायद नारियल का पेड़ कभी देखा नहीं था, नारियल के बाग कभी नहीं देखे थे और वो गया जिन झुरमुटों को उसने देखा था उस पे गया। तो एक अंतर आया है। आज क्या हुआ है कि आज का लेखक, पढ़ने वाला, ये दोनों उनके लिए एक्सपोजर काफी है और इसके बाद में लेखक में फर्क नहीं आया। जो वातावरण है उसमें थोड़ा सा फर्क आया है। तो आज के नए कवियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मुझे लगता है कि काम करना चाहिए और मैं कुमार विश्वास को बड़े ध्यान से सुनता हूँ। आज वो 35-36 साल से वो कहते हैं कि वो स्टेज पर हैं और उन्होंने ये भी बताया है कि भाई पुराने जो भी अच्छे कवि थे उनको उन्होंने फॉलो किया है। उनका तो यहाँ तक कहना है कि जब
कबीर का जन्म हो गया तो वो किसी राइटर की या किसी कवि की आवश्यकता नहीं है। ये अल्टीमेट है, उनका अपना कहना है। मुझे लगता है कि लिखने का प्रयास करना चाहिए। लिखने से समाज पढ़ेगा, उसको तो ठीक है, जो फायदा होना है, लेकिन लिखने से आपको अपना फायदा होगा। आपके जो अपने परिप्रेक्ष्य है वो आप समझेंगे। इसके बाद में भारत क्या है, ये हिंदी समझा सकती है, भारत की अन्य भाषाएं समझा सकती हैं, अंग्रेजी सहायक हो सकती है, लेकिन अंग्रेजी में वो जो इसको अंग्रेजी में ही फील कहते हैं वो भारत की भाषा देगी, अंग्रेजी नहीं दे पाएगी। सर एक और सवाल है। आज लोकसभा में नारी शक्ति वंदन करके जो बिल वो किसी न किसी कारण से थमसा गया है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, नारी की भागीदारी होनी चाहिए या नहीं, या नारी केवल घर में माँ और पत्नी बनकर रहे, आखिर हमारा समाज चाहता क्या है? हम कहते हैं भाई कि अगर एक लड़की पढ़ लिख लेती है, या तो आज तो एक लड़की IAS या PCS बन जाती है, IPS बन जाती है, तो उसके पीछे उसका पूरा घर समाज ये प्रगति कर लेता है। इसी प्रकार से समाज में काम करने वाली महिला पार्टियां आपकी तरफ से सीट वगैरह देती हैं, लेकिन जब ये तय हो जाएगा कि 33% महिला को ही सीट मिलेगी तो उनका नेतृत्व बढ़ेगा, भागीदारी बहुत ज्यादा बढ़ेगी, सभी क्षेत्रों में बढ़ेगी, सभी क्षेत्रों में बढ़ेगी। और खासतौर से ये जब वो लोकसभाएं विधानसभाएं इस स्थान पर बैठेंगी तो समाज के सोचने का फर्क आएगा। अनुशासन, इसलिए अनुशासन तो बहुत, देखिए मैंने महिलाओं को कहीं कहीं पुरुषों से भी ज्यादा अच्छी तरह से काम करते हुए देखा है। मैं वकील हूँ, मैंने जजेस को देखा है महिलाओं को, और उनकी जो अप्रोच को देखा है मैंने, वही लागू होगा राजनीति में भी, वही लागू होगा समाज के अन्य क्षेत्रों में। इसलिए हमने ये बहुत बड़ी गलती की है, ये बिल पास नहीं होने दिया। केवल अपने जो लोकल कंसिडरेशन जिसको कहते हैं वो होगा, लेकिन ये बिल पास होना चाहिए। और मजे की तो बात यह है कि पुरुष का इसमें कोई नुकसान नहीं है। अच्छा, सीट ही बढ़ रही है। हाँ, तो अगर मेरी बहन को 33% सीट बढ़कर मिलता है तो मुझे क्या आपत्ति होनी चाहिए? अच्छा, आप देखिए जिनकी पत्नियां हैं वो MP बन जाए, उनको चल जाएगा, घर के बाहर का कोई नहीं बने। ये असली बात यही है। हाँ, तो ये गड़बड़ यहाँ पे है। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि भाई मेरी बहन बन जाए और कोई बाहर की न बने, तो ये जो डरने की राजनीति है इसमें से बाहर निकलना पड़ेगा। क्योंकि मेरे पिताजी कभी राजनीति में नहीं थे, मेरी माँ कभी राजनीति में नहीं थी। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ कि जो इस प्रकार के परिवार के इससे संबंध से जुड़कर राजनीति में नहीं आया हूँ। और इस प्रकार से अगर मेरी कोई बहन आती है समाज में काम करने के लिए, उसका स्वागत होना चाहिए। आप देख सकते हैं एडवोकेट साहब ने कितने सही तरीके से इस प्रश्न का उत्तर दिया है। खासकर वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं जो नहीं चाहते हैं कि उनके घर का महिला छोड़कर कहीं बाहर की महिला को ये सुविधाएं मिले, जिससे देश, राज्य और पूरा नेशन अपना आगे बढ़े। संतोष कुमार झा, कुकर रेलवे के चेयरमैन, सच कहें कवियों और कवि सम्मेलन का जो एक प्रारूप होता है उसके मर्म को समझकर लोगों की एक सूत्र में बांधकर आज हमने उन्हें देखा है। सर, आज का जो कार्यक्रम रहा है, खास करके बक्से का कोर्ट, इस कोर्ट से आप कब से जुड़े हैं और इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न है आपका। आज हमारे अग्रज डॉक्टर अमरीश सिन्हा जी का ये किताब काव्य संग्रह बक्से का कोट, इसका आज अनावरण हुआ है। और
ये पुस्तक जो है बहुत ही मानवीय संवेदनाओं से भरी हुई है। इसकी शीर्षक कविता ही है बक्से का कोट, जिसमें एक पिता जो कि रेलवे का कर्मचारी है और एक दिन उसका कोट और यहाँ तक कि पतलून कमीज भी चोरी हो जाती है, और उसको इतने सुंदर शब्दों में पिरो करके यादों के साथ एक कविता के रूप में प्रस्तुत किया। ऐसी तमाम मानवीय संवेदनाओं से भरी हुई ये काव्य संग्रह बक्से का कोट आपको बहुत पसंद आएगा। जहां तक मेरा प्रश्न है, मुझे इस पूरे कार्यक्रम में बहुत आनंद हुआ। बहुत वरिष्ठ कवि और साहित्यकार इस सभागार में हैं जिन्होंने अपने उद्गार व्यक्त किए, और मुझे लगता है कि ये काव्य संग्रह पढ़ने के बाद लोग और सतहित तौर पर जो कविताएं लिखी गई हैं उसको आत्मसात कर पाएंगे, उसका आनंद उठा पाएंगे। सर, आप खुद रेलवे विभाग में हैं और यात्रियों की यात्रा में और उनको हमेशा एक अच्छा शुभ संदेश और उनको प्रवास अच्छा वैसा देना, एक कवि बनने की यात्रा कब से शुरू हुई आपकी? 11वीं-12वीं कक्षा से मैंने लिखना आरंभ किया था, और रेल में आना तो नियति था, वो तो बहुत बाद में आया हूँ। मेरे 4 काव्य संग्रह प्रस्तुत हुए हैं अभी तक। उन्मुक्त, फूल कलम और बंदूक, सूरज का वारिस और स्याही का सिपाही। लेखन अभी जारी है, और जैसा कि आपने सुना इस महफिल में कि कविता तभी हो सकती है जब आपके अंदर करुणा हो, संवेदनशीलता हो, चारों तरफ आप उसको जो देखते हैं उसे लिख सकें अपने शब्दों में। तो यात्रा लगभग 30 वर्ष पुरानी है और आगे अनवरत जारी रहे, माँ सरस्वती से यही प्रार्थना है। सर, आज के कवि और पुराने कवियों में लेखन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज के कवि और पुराने कवि, अगर लेखनी के बारे में मैं कहूँ तो भाव प्रधान पहले भी था, भाव प्रधान आज भी है। शब्दों का चयन और तरीके अलग हो सकते हैं। आज हमारे पास जो वोकैबुलरी है ज्यादा बड़ी है। पहले शुद्ध हिंदी के शब्दों का ही प्रयोग होता था, आज बहुत सारी प्रयोगवादी कविताएं भी हो रही हैं। लेकिन कवि आज भी उतने ही अच्छे हैं, जो कि कवि तभी होंगे जब आप भावनाओं को शब्दों में उकेर पाएंगे। तो मैं समझता हूं कि आज हमारे पास युक्तियां अधिक हैं जिसके माध्यम से अपनी कविताएं कह सकते हैं। सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, सब पर अपनी बात कह पाते हैं। पहले शायद इतने संसाधन नहीं थे जी। तो इसे संतोष कुमार झा जी, जिन्होंने बहुत ही सुरम और सरल तरीके से लोगों को बताया कि कवि भाषा, शब्द, भावना और मर्म को समझते हुए पहले भी हुआ करता था, आज भी है, लेकिन जो भावना और मर्म को समझता है उसको अपने शब्दों से उसकी जो लाइनें लिखते हुए अपने भाव को बता सकता है। उसको पाठक भी और लिखने वाले की जो सोच समझ को एक सूत्र में बांध कर रखते हैं। ये प्रवास उन्होंने शुरू किया और उनका ये प्रवास ऐसे ही जारी रहेगा।